बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में मैं डॉक्टर मुईद पीरजादा के वीडियो लॉग की सारे के सारे की रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। डॉक्टर मुईद पीरजादा ने जैसे ही आज एक वीडियो लॉग अपलोड किया है, मैं उनका बड़ा एविड व्यूअर हूं और मैं उनके बहुत सारे कॉलम वगैरह भी ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता हूं। काफी अच्छी बातें करते हैं और काफी फैक्चुअल बातें करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें काफी सपोर्ट भी करता हूँ और काफी इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, इसी वजह से मुझे ज्यादा पसंद भी आते हैं। आज उन्होंने एक डिटेल किस्म का एक वीडियो लॉग किया है, तकरीबन 32 मिनट का है। मैंने पूरा का पूरा वीडियो लॉग 2 बार सुना है और उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स रेज करना चाहता हूं जो कि डॉक्टर मुईद पीरजादा को भी समझने चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को भी समझने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो लॉग नहीं देखा तो आप देख लीजिए, डॉक्टर मुईद पीरजादा के यूट्यूब चैनल है, वहां पर। डॉक्टर मुईद पीरजादा बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने वाले, दिसंबर के बाद भी नहीं होने वाले। मतलब यूं कहना चाहते हैं कि 2023 में जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा तब भी इनका इरादा नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। और दूसरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, उन्होंने ये रेज की कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से इस रजीम चेंज में इन्वॉल्व नहीं थे, हमें अल्टीमेटली लास्ट में इन्वॉल्व किया गया और हमें लूप में लेने की कोशिश की गई। मतलब हम पहले इन्वॉल्व नहीं थे, बाद में चलकर हमें लूप में लेने की कोशिश की गई और हमें बताया गया कि हम यहाँ पर ऑपरेशन रजीम चेंज करने वाले हैं, सो आप मेहरबानी करके हमारे बजट के हवाले से, हमारे पैसों के हवाले से हमारी मदद कीजिएगा। ये बात भी किसी हद तक ठीक है, ये दोनों बातें किसी हद तक ठीक है, पॉसिबिलिटीज दोनों बातों की है, लेकिन मैं दोनों राय से इख्तलाफ करता हूँ। अब आते हैं कि मैं क्यों इख्तलाफ करता हूँ। ये सारा का सारा ऑडियो लॉग इसी बात के ऊपर होने वाला है। सबसे पहली चीज, ये जो इलेक्शन 2023 में नहीं कराने का इरादा है, ये बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ये वाला आइडिया ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ 3 से 4 रीजन है कि ये लोग क्यों इलेक्शन को टाल नहीं सकते। सबसे पहली चीज, इस गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मतलब इस गवर्नमेंट की जितनी भी लेजिटिमेसी है वो ये है कि इसको आर्मी का सपोर्ट हासिल है और थोड़ा बहुत कोर्ट का सपोर्ट हासिल है। अगर ये दोनों सपोर्ट इधर से उधर हो जाते तो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरी लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश जो नवाज शरीफ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपना आर्मी चीफ लाएं, उसके बाद वो खुद आए और पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन की मुहिम चलाएं और जिसके थ्रू वो खुद को कुछ ना कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करें। सो वो लेजिटिमेसी वो जनरल आसिम मुनीर जो कि नया आर्मी चीफ है उसके थ्रू हासिल करने की कोशिश करें, उसमें कितना कामयाब होते हैं ये देखना पड़ेगा। सो लेजिटिमेसी ना होने की वजह से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन तो हमेशा रहेगी, ये साल भी रहेगी, ये आने वाले इलेक्शन तक हमेशा रहेगी। फिर इमरान खान को कितना भी सप्रेस कर दे फिर भी इनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं आएगी। इन्होंने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैसे क्लेम करनी है, ये एक्चुअली में बिलीव करते हैं कि इनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इसी वजह से नहीं है क्योंकि इमरान खान इनको बार बार सड़कों के ऊपर चैलेंज कर रहा है। टू अ सर्टेन डिग्री ये बात भी सही है, लेकिन हकीकत में इनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस बात से नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम खुद को इनसे लाताल्लुक समझती है, पाकिस्तानी अवाम खुद को इनके साथ एफिलिएट नहीं करती, जिसकी वजह से इनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। इसको इंश्योर करने के लिए इन्होंने इलेक्शन ही करवाना है अगर इन्हें लेजिटिमेसी चाहिए। फिर कोई भी आर्मी चीफ हो, कितनी भी बैरूनी मदद हो, ये लेजिटिमेसी नहीं हासिल कर सकते जब तक पाकिस्तानी अवाम इन्हें लेजिटिमेसी ना दे। इलेक्शन ऐसे ही तो नहीं बनाए गए थे जमहूरियत में, इलेक्शन के बनाने का मकसद ही यही था कि गवर्नमेंट लेजिटिमेसी हासिल करे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास फाइनेंशियल और फिस्कल स्पेस अवेलेबल नहीं है। ये किसी भी तरह की मैनेजमेंट वगैरह करने की कोशिश कर ले, जब तक ग्राउंड रियलिटीज चेंज नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान के अंदर फिस्कल चेंजेस नहीं आएंगी, फिस्कल पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। ये सब कुछ करने के लिए इनको 2 से 3 साल चाहिए। किसी भी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए या उसके फ्रूट्स हासिल करने के लिए 3 साल लगते हैं, या उससे पहले कोई इनको जाकर बड़ी मैसिव किस्म की असिस्टेंस दे दे 10 से 20 बिलियन डॉलर की। 10 से 20 बिलियन डॉलर तो इनको तब मिलेंगे जब इनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होगी, जो इनके पास है नहीं। सो इनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी नहीं है और इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसीज को भी चेंज कर सके। तो इन दोनों के बोझ के तले ये दबते चले जाएंगे। उसके बाद पॉइंट आती है कि क्या ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये अनपॉपुलर वक्त के साथ साथ होते जाएंगे। तब बात आती है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर कितना ही वफादार क्यों ना हो नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ के लिए ये दिन रात एक कर दे, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के लिए कुछ भी कर ले, एट दी एंड उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान का अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस का अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए। और उसके बाद ये पार्लियामेंट के थ्रू एक्सटेंशन लेने की या कुछ और करने की कोशिश भी करेंगे तो वो मिलिट्री और स्टेट दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे और जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देगी। सो इलेक्शन तो 2023 में होने ही है, फिर वो चाहे मार्च में हो या जाकर दिसंबर में हो। और जो दूसरी पॉइंट डॉक्टर मुईद पीरजादा ने उठाई है वो ये है कि अमेरिकन बड़े लास्ट स्टेज में लूप में लेने की कोशिश की गई थी अमेरिकन को। अमेरिकन पहले दिन से ही ऑपरेशन रिजीम चेंज के खिलाफ थे और वो ऑपरेशन रिजीम चेंज में हिस्सा नहीं ले रहे थे। एक हद तक ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज जनरल बाजवा ने प्लान किया था, या आप इसे कह ले ये जनरल बाजवा की ही डॉक्ट्रिन थी। सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज जनरल बाजवा ने प्लान किया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए थे। जनरल बाजवा
और पीपल्स पार्टी पॉयनियर्स है, फाउंडिंग फादर्स हैं ऑपरेशन रिजीम चेंज के। यहाँ पर पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि कोई और भी हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं। अक्टूबर के अंदर बिलावल को यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स किसने भेजा था बिलावल को? बिलावल को भेजा था जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा का पैगाम लेकर वो डोनाल्ड लू के पास गया था और फिर डोनाल्ड लू ने यहाँ के एम्बेसडर और जो थे ऑफिसर्स थे उन सब से बात करके उनको मरियम नवाज के साथ, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ और पीटीआई के मुनर्रिफ अराकीन के साथ मिलने का मशवरा दे दिया। डोनाल्ड लू और दूसरा जो बंदा बैठा हुआ है बिलावल जरदारी और जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है अब हमारा फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हक्कानी, ये लोग और जनरल बाजवा, ये 4 से 5 लोग थे जिन्होंने ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किया। उसके बाद जाकर अमेरिकन सेंट्रल अथॉरिटीज और दूसरी चीजों को लूप में लेने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने ही सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज एग्जीक्यूट करवाया और सब लोगों को लूप में लिया। ये जो नून लीग वाले थे ये तो तीसरे या चौथे नंबर पर आए थे ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर। सबसे पहले जो आइडिया थ्रो किया था वो जनरल बाजवा ने थ्रो किया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी को कंट्रोल में लिया गया, उसके बाद अमेरिकन को लूप में लिया गया, फिर नून लीग को लूप में लिया गया, उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन सबको आपस में मिलाने की कोशिश की गई थी। मतलब पैसों वाला ऑप्शन तो लास्ट में आया था। अब यहाँ पर एक और बात डिटेल में देखना जरूरी है, ये है कि जो आईएसआई का चीफ आया था, क्या ये ऑपरेशन रिजीम चेंज के प्लान्स लेकर आया था या ऑपरेशन रिजीम चेंज के प्लान्स पहले से ही मौजूद थे, जनरल फेज की मौजूदगी में ही प्लान्स ड्राफ्ट हुए थे? ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस तरह से किसने ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान किया था। अगर जनरल फेज के टाइम से ही ये सारे के सारे प्लान्स मौजूद थे तो यहाँ पर जनरल बाजवा एक्चुअली में जिम्मेदार है। अगर जनरल फेज के बाद के प्लान मौजूद थे, जनरल फेज के टाइम पे प्लान्स मौजूद नहीं थे, जनरल नदीम अंजुम के आने के बाद ये प्लान सारे के सारे बने, तो ये सारा की सारी खुनासत जो क्रिएट किए वो जनरल नदीम अंजुम ने की है और उसके बाद आर्मी चीफ और पीपल्स पार्टी को लूप में लिया गया है। इस तरह से ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ है। अगर ऑपरेशन रिजीम चेंज को किसी भी एंगल से देख लिया जाए तो इसमें आपको 2 प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट दिखेंगे, एक जनरल बाजवा, दूसरा पीपल्स पार्टी। और इसीलिए मैं इसे पाकिस्तान की सेक्युलर लेफ्टिस्ट जमातों का रेवोल्यूशन कहता हूं जो पाकिस्तान के अंदर आया है, जो कि एक तरह की डिक्टेटरशिप आई है पाकिस्तान के अंदर, जो अंडरमाइन करना चाहती है पाकिस्तान की मेजोरिटी को, जो कि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच।